आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं महत्वपूर्ण 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन, जो कि परीक्षा दृष्टि से आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो साथियों, बिना समय गवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या। देखते हैं पहला प्रश्न, गोहितम में समास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए चतुर्थी तत्पुरुष, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की, और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि जाने पहचाने लोग यह व्यंगकार हरिशंकर परसाई का नाम का संस्मरण है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कामायनी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है, लेकिन जो है पल्लव यह महाकाव्य नहीं है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई काव्य कृति है, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती है। साकेत गुप्त जी की रचना यह भी महाकाव्य की श्रेणी में आती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरायण महाकाव्य की रचनाकार कौन है, और उत्तरायण महाकाव्य का रचनाकार आपने चयनित किया राम कुमार वर्मा को, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर गांव में, जो बंगाल में पड़ता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए 1928 ईस्वी का एक ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त का पात्र है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इसमें से कौन सा है, और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक मयंक मंजरी को, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनय किया गया नाटक इसमें जानकी मंगल है, जिसमें वे लक्ष्मण की भूमिका में थे, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक के रूप में माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इसमें ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य इसमें से कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने जयशंकर प्रसाद के करुणालय को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रैदास किस शाखा एवं धारा के कवि थे। तो रैदास जो है निर्गुण काव्य परंपरा में ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवि गंग का जन्मस्थल क्या है।
कवि गंग का जन्म स्थल आपने इटावा उत्तर प्रदेश चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प सी। इनका पूरा नाम गंगाधर था, पूरा नाम गंगाधर था कवि गंग का। और इनकी प्रमुख रचना जो है चंद छंद वर्णन की महिमा है। अगला प्रश्न है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं, और आपने द्वैत संप्रदाय चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार वे रसवादी हैं, रस सिद्धांत विकल्प ए पर बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हें रसवादी आचार्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप रचना जो है इसके लेखक कौन हैं, और उत्तर में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है कुंभन दास को, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प ए। अगला प्रश्न, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, और जवाब भी आपने सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण काव्य धारा चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये आक्षेप के कवियों में प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है कि अबला नसानी अबना नसइयों तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से ली गई है, और ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ विनय पत्रिका की यह पंक्तियां हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, विकल्प डी इसका उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, रूपकों के बादशाह के रूप में चर्चित रचनाकार इसमें तुलसीदास हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, और आपने उत्तर में पद्मावत चुना होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति वस्तु संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा क्या कहलाती है, और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया रेखा चित्र, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है, तो शेष स्मृतियां संस्मरण कुंवर चंद्र प्रकाश द्वारा लिखा गया है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवि देव हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया कि रीतिबद्ध कवि देव रसवादी हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, भाव विलास बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आत्माराम नाम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना किसने की थी, और इस प्रश्न का जवाब आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि भूषण बिन्न विराज ही कविता वनिता भित, यह जो कथन है यह किसका है, और उत्तर में आपने आचार्य केशव दास को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें जो है साथियों रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया केशव दास की रचनाएं हैं, भाषा भूषण विकल्प डी आपने चुन करके राइट आंसर चुना है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भाषा भूषण के फिर रचनाकार कौन है, तो भाषा भूषण जो है यह कृति है जसवंत सिंह की, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया अर्धकथानक, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि इसमें से कौन कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने पहले स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में श्रीधर पाठक को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का इसमें से संपादन किया? इसका आपको जवाब बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इसमें कवि वचन सुधा पत्रिका जो है यह संपादित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प 20 का राइट आंसर है। शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, 1986 में यह प्रकाशित हुई थी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरितराज के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने शालिभद्र सूर्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने डिंगल पिंगल को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। आदिकाल में ज्यादातर डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, वहीं भक्ति एवं रीत काल जो आपका आता है वहाँ ब्रज भाषा देखने को मिलती है। खड़ी बोली आधुनिक काल की देनी है, और अवधि भाषा में भक्ति काल में काफी ग्रंथ रचे गए हैं, तो विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया संदेश राशक एक खंड काव्य विधा की रचना है, बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समाज की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस से समाजस्य भूय स्वतम, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर आपने चुन लिया है। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। साधारणीकरण के प्रणेता जो हैं भट्टनायक थे, और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में जो है साधारणीकरण की व्याख्या कवि की भावना ही साधारणीकरण है ऐसा माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, सुदामा पांडे, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो अंधेरे में कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया 4 सप्तकों का, तो विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया आकाशदीप, तो यह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, विकल्प
ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो इसमें जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी होली का उपहार, बड़े घर की बेटी और मुक्ति मार्ग है। देवदासी यह कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी घटना प्रधान इसमें है? तो इसमें घटना प्रधान कहानी आपकी पंच परमेश्वर है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? और उत्तर में राहुल सांकृत्यायन आपने अगर चुना तो बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मैथिली शरण गुप्त दे करके आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें जो है प्रिय प्रवास का रचना काल है 1914 ईस्वी, साकेत का 1931 ईस्वी और तुलसीदास 1938 ईस्वी की रचना है, जबकि कृष्णायन 1943 ईस्वी की रचना है। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद की रचना है, वहीं तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बी विकल्प के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प उपन्यास किसान जीवन से नहीं है, कायाकल्प, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुनर्जन्म पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निपुणी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने बाणभट्ट की आत्मकथा चुना तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो मित्रों मरजानी यह कृष्णा सोबती की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। सूरजमुखी, अंधेरे के डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रही है? तो ज्यादातर वह वस्तु केंद्रित रही है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। यथार्थवादी उपन्यासकारों में अगर देखा जाए तो यशपाल, नरोत्तम दास, रांगे राघव, नागार्जुन आदि का नाम उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है कि सिख हमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? और उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया मैया दास की वाणी, विकल्प बी तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? और प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, नामदास का पोथा, विकल्प बी तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन ये आदि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, क्षमा करें यहाँ पूछा जा रहा है टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो यह भगवती चरण वर्मा का है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा के तो उपन्यासों में जो है आपके मृगनयनी, झांसी की रानी, लगन, संगम, टूटे कांटे ये सब उपन्यास जो हैं वृंदावन लाल वर्मा के हैं, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सन्यासी किसकी रचना है? तो सन्यासी जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, निर्वासित, जिप्सी ये इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है?
और इस प्रश्न का जवाब राही मासूम रजा अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि टोपी शुक्ला, आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, सीन 75, दिल एक सादा कागज आदि राही मासूम रजा के जो है आंचलिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? और आपने इस प्रश्न का जवाब श्याम सुंदर दास देकर के बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो 1948 ईस्वी का यह प्रकाशित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। 1948 ईस्वी में यात्रा सहित लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, तो राजभाषा किसे कहेंगे? आप जानते हैं किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराने वाली जो भाषा होती है वह राजभाषा होती है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बोली किसकी इकाई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। बोली जो है यह राज्य की छोटी इकाई है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? और इस प्रश्न का जवाब आपने छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही 343 दिया होगा। अगला प्रश्न है कि विभाषा किसे कहते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो विभाषा किसे कहेंगे? आपने सेलेक्ट कर लिया जो है हिंदी क्षेत्र की जो कुछ प्रमुख बोलियां होती हैं उन्हें आप विकल्प बी को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आप जानते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद हिंदी, विकल्प इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? और उत्तर में आपने चुन लिया है हिंदी जो है भारत संघ की राजभाषा होगी, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? और जवाब में आपने 14 सितंबर चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पंजाबी किस अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है? और आपने पैसाची अपभ्रंश चुना तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी वर्णमाला में री क्या है? तो देवनागरी वर्णमाला के अनुसार री जो है वह स्वर वर्ण है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जवाब हो जाएगा वर्ण। अगला प्रश्न है कि लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की आवश्यकता लिखने में होती है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है कि एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाती है तो वह युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कंठ तालव्य वर्ण इसमें कौन सा है? और विकल्प आपने सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है ख, छ, ठ, विकल्प ए राइट आंसर है। सभी स्पर्श व्यंजनों वाले वर्ण इसमें से कौन से हैं? तो इसमें क, च, पद, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए सौ करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। तो इसमें जो है रस आपको चुनना है और आपने श्रृंगार चुना, संयोग श्रृंगार है, इसमें संयोग श्रृंगार है, तो विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने अनुभव चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नभ में झपटत बाज लखी मूल्यों सकल प्रपंच कंपित तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यों न रंच। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, और इस प्रश्न का जवाब चुन लिया है आपने भयानक रस, विकल्प सी को तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना न बीज फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इस प्रश्न का जवाब वीर रस दिया आपने, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निश्चरहीन करहुमहि भुज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आगमन जाय जाय सुख दिन। उपयुक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया वीर रस, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने अन्वय अलंकार चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार युग्म चुनना है आपको, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया उपमा अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधरों पर अलिमंड राते केसों पर मुग्ध पपिया में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण क्या होगा, तो इसमें जो है पात भरी शहरी शकल सुत बारे बारे, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वसुधा का गण क्या होगा। वसुधा में आपको गण बताना है, और आपने इसमें कौन सा गण चुना, सगण, तो बिल्कुल राइट आंसर है। सलगा होता है ना सगण में। अगला प्रश्न, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि या लकुटी या रुका मरिया पर राजती हूं पुर को तजदार हूं। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद आपको बताना है, और उत्तर में आपने चयनित कर लिया सवैया छंद, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि छप्पे में होते हैं, तो छप्पे एक संयुक्त विषम मात्रिक छंद होता है, जिसके प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण लाला के होते हैं। तो इसमें 4 चरण पहले, 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, और पयः धन धी आपने सेलेक्ट किया विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं अति धन उक्ति अत्युक्ति को यणज सूत्र से जो है आपका यण संधि बनेगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा,
और बाल धन उचित बालोचित गुण संधि है, यह विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो इसमें अंत अनंत धर्मा धर्म अन्न जल ये सब जो है द्वंद्व के उदाहरण हैं, लेकिन विकल्प पल पल ए राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है कृत का समास क्या है? और आपने कर्मधारय सेलेक्ट किया तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुण गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया बना बनाया काम बिगाड़ देना, तो सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने तद्भव शब्द जो है आलस्य का आलस तद्भव बना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इसका तद्भव बनेगा अंधेरा, और उल्लास का बनेगा उत्साह, और कुष्ठ का बनेगा कोढ़। तो विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो अर्ध तत्सम शब्द के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया दही, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द की पहचान करना है। तो इसमें गिलास शब्द जो है यह अंग्रेजी शब्द है। अगला प्रश्न है कि अपादान कारक युक्त वाक्यांश इसमें से कौन सा है? तो अपादान जो है से अलग होने के संदर्भ में होता है, तो सही वाक्यांश पद से च्युत, विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द की पहचान करनी है, और इसमें धीरे धीरे क्या है इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर आपको चुनना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। उत्तर में अगर आपने चुन लिया विकल्प सी क्रिया विशेषण, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चयनित किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प सी आपने चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, और इस प्रश्न का जवाब आपने आशु कवि चुना, विकल्प ए, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आगे का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? आगे का विपरीतार्थक आपको बताना है, और आगे का विपरीतार्थक आपने चयनित किया है विज्ञ शब्द को, तो विकल्प ए राइट आंसर है। बहिरंग का विलोम क्या होगा? और उत्तर में आपने अंतरंग चुना, विकल्प डी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने गणाधिपति चुना, गणाधिप चुना, तो राइट आंसर है आपका। बाकी मधवा, शक्र और पुरंदर इंद्र के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि सम और सम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने समान, सम यानी समान, सम यानी मोक्ष,
विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अहम आसने उपविशामि का हिंदी अनुवाद क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी आपने चुना, मैं आसन पर बैठा हूं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कुएं से पानी लाओ का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने कूपात जलम आनय विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, महाकाव्य कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है लघुत्रयी तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाणि च पादौ च समस्त पद इसका क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने पाणि पादम चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणि का समास विग्रह क्या होगा, और उत्तर में आपने चक्रम पाणौ यस्य स विकल्प ए चुना सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि नायक में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, पितृधन ऋणम में कौन सी संधि है, तो पितृधन ऋणम में संधि आपने चयनित कर ली दीर्घ, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रिमुनि व्याकरणम में कौन नहीं आते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी पंचमी। अगला प्रश्न है कि नमः के योग में विभक्ति क्या होगी, तो इस प्रश्न का जवाब आपने चतुर्थी चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोचते अच्छा लगता है, इस अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो जवाब में आपने चतुर्थी सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों, आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।